दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डेटा सफिशिएंसी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख ले। आज हम लोग फिर से 5 अन्य प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा तो आप बनाने की स्थिति में रहिएगा। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे यूपीएससी सीसेट के अलावा यूपी पीसीएस सीसेट, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी 10 प्रश्न जो आते हैं गणित और रीजनिंग से, उसमें भी ऐसे एक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो आपका यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी कवर होता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न का प्रारूप कैसा होता था ये जरा फिर से देख लेते हैं एक बार, कि इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न तथा उसके नीचे 2 कथन दिए गए होते हैं, जिन्हें 1 तथा 2 से नामांकित किए गए होते हैं। आपको यह बताना होता है कि प्रश्न के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और उत्तर किस प्रकार से देना रहता है? एक ये उपाय है कि कथन 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, कथन 2 उत्तर न दे सके। ऐसे ही कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, कथन 1 उत्तर न दे सके। कथन या तो कथन 1 या कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है। यदि कथन 1 और 2 दोनों को मिलाकर उत्तर नहीं दिया जा सके तो फिर ये 4 हो गया। यदि कथन 1 तथा कथन 2 मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, मतलब ये जो 5 प्रकार है, ये 5 प्रकार आपके विकल्प में दिए रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना रहेगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अभ्यर्थी प्रश्न तो सही बना लेते हैं, पर विकल्प चयन में उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए विकल्प चयन के समय हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य के साथ विकल्प का चयन करना है और आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्नों के प्रकार। आज जो 5 प्रकार के प्रश्न हम देखने वाले हैं वो है श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिलोगिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरफेसेस एंड डिडक्शंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। ये न्यू पैटर्न क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाता है, जैसे प्रश्न यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, 5 सहयोगी ए बी सी डी और ई में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला कौन है। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रश्न हो गया। पहला कथन कह रहा है ए और सी के वेतन के योग से बी का वेतन कम है। ठीक है, तो ये ए और सी के वेतन का योग हो गया, बी का वेतन इससे कम है। क्लियर हो गया। इसके आगे दिया हुआ है किंतु ई और डी के वेतन के योग से अधिक है। ई और डी, यहाँ पे ये बातें बताई जा रही है कि ए और सी के वेतन का जो योग है उससे बी का वेतन कम है, लेकिन ई और डी के वेतन का जो योग है उससे बी का वेतन ज़्यादा है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला कौन है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ ए और सी में वेतन किसका ज़्यादा है ये हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ तो योग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ए का 8 रुपया हो, ठीक है, और बी का 3 रुपया वेतन हो, सॉरी सी का 3 रुपया वेतन हो। ठीक है, तो 8 और 3 11 रुपया हो गया, और बी का वेतन 9 रुपया हो। तो एक ऐसा भी ऑप्शन बन रहा है जहां आप देखिएगा कि बी ही सबसे बड़ा हो रहा है। योग जो है, योग का 11 रुपया बड़ा है, लेकिन योग ए और सी के अलग अलग कम है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसका वेतन सबसे ज़्यादा है। तो कथन 1 से उत्तर नहीं निकाल पाए। कथन 2 पे आते हैं। ई और डी दोनों के वेतन के योग से ए का वेतन अधिक है।
ठीक है। तो ए का वेतन ई और डी के वेतन के योग से अधिक है, किंतु सी से कम है, जो वेतन के अवरोही क्रमानुसार दूसरे स्थान पे है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए का वेतन ई और डी के योग से तो ज़्यादा है, लेकिन सी से कम है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अवरोही क्रम की बात हो रही है और ये बता दिया गया है कि अवरोही क्रम में सी दूसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान पे कौन होगा? जो एक बचा बी, वो पहले स्थान पे होगा। तो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला कौन है? यहाँ हमने पता लगा लिया कि बी सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला है, यानी कि इस कथन से दूसरे कथन से उत्तर ज्ञात हो रहा है, जबकि कथन एक से उत्तर ज्ञात नहीं हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न में एक और प्रश्न को देखते हैं। क्यू, आर, एस, टी और भी को जब उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में लगाया जाता है तो सबसे ऊपर से तीसरा कौन है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कथन एक में, टी क्यू और भी से ऊंचा है। ठीक है, क्यू से भी ऊंचा है और भी से भी ऊंचा है, किंतु आर से नाटा है। ये बातें हो गई, किंतु आर से नाटा है। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है? सबसे ऊपर से तीसरा कौन होगा? तो यहाँ आर, टी, क्यू, भी के बारे में तो दिया गया है, लेकिन एस के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस कारण से कथन एक से हम कुछ भी निकालने की स्थिति में नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं। आर और एस टी से ऊंचे हैं। ठीक है, तो आर और एस ये दोनों टी से ऊंचे हैं, तथा क्यू टी से नाटा है। क्यू टी से नाटा है, किंतु भी से ऊंचा है। भी से ऊंचा है। क्लियर हो गया? यही बनेगा ना सीक्वेंस। अब हमें पता है कि आर और एस में कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि ये दोनों टी से बड़ा है, तो आर और एस पहले हो जाएगा। तो कौन तीसरे स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे आ गया टी। तो दूसरे कथन से हम उत्तर निकालने की स्थिति में रहेंगे। इस प्रकार से ये सवाल भी बन जाएगा। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रैंकिंग टेस्ट में ये दूसरा सवाल भी हम लोग बनाने की स्थिति में आ गए। एक और सवाल लेते हैं। किसी कतार में बिट्टू का स्थान ऊपर से तीसरा है, तो कतार में कुल कितने छात्र होंगे? ठीक है, तो एक साइड से लिया गया तो तीसरा, थर्ड पोजीशन पे है। कतार में बिट्टू का स्थान नीचे से 48वां है। जब ऊपर से तीसरा है और नीचे से 48वां है, तो बिट्टू का स्थान क्या हो गया? 3 + 48 - 1, यानी कि 51 - 1 यानी कि 50। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना -1 क्यों हो रहा है? -1 इसलिए हो रहा है क्योंकि बिट्टू का स्थान ऊपर से भी लिया जा रहा है और नीचे से भी लिया जा रहा है, तीसरा भी और 48वां भी। ठीक है, तो यही जो दो है पर स्थान तो एक ही का है, तो इस वजह से एक माइनस किया जाता है। तो 50वां स्थान, यानी कि हमने पहला स्टेटमेंट से उत्तर निकाल लिया। दूसरा स्टेटमेंट है, कतार में राहुल का क्रमांक 15वां है। राहुल का क्रमांक तो दे दिया गया 15वां, लेकिन जो प्रश्न है उस प्रश्न में बिट्टू और राहुल के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है। बिट्टू व राहुल के क्रमांक के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है, तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से हम इससे उत्तर निकालने की स्थिति में नहीं रहेंगे दूसरे स्टेटमेंट से। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुमानों और निगमनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न देखते हैं। A, B, C, D, E तथा F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है, 6 सदस्य को बैठा लेते हैं हम, A, B, C, D, E, F। ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम में यही काम करना होगा, भले ही 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, पर इसी प्रोसेस से आगे बढ़िएगा ताकि परीक्षा में आपका सवाल सही हो जाए। एक सवाल सही होने का मतलब है 2.5 मार्क्स। तो आप 2.5 मार्क्स का महत्व तो समझ ही गए होइएगा 2023 के CSET के बाद। बोला जा रहा है इसके बाद, परिवार में एक अभियंता,
एक वकील, एक शिक्षक, एक गृहिणी तथा 2 विद्यार्थी है। बी एक अभियंता नहीं है। ये कन्फर्म हो गया कि बी अभियंता छोड़ के कुछ भी होगा, अभियंता नहीं होगा। डी तथा ई क्रमशः वकील और शिक्षक है, तो डी जो है ये वकील हो गया, ई जो है वो शिक्षक हो गया। एफ विद्यार्थी नहीं है। इनमें से कौन अभियंता है, यह जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है। अब ये देख लीजिए, ये विद्यार्थी नहीं हुआ, ये क्लियर है, ठीक है, ये कट गया। अब हमारे पास बच गया ए, बी और सी। बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि बी एक अभियंता नहीं है, यहाँ पे ये अभियंता कट गया। इतनी बातें हमें कह दी गई है क्वेश्चन में। अब हम आते हैं कथन में। कथन में दिया गया है कि सी एक गृहिणी है, तो सी के सामने में यहाँ पे बैठा लीजिए गृहिणी को। सी एक गृहिणी हो गई। अब गृहिणी, वकील, शिक्षक 3 तो क्लियर है। अब देखिए बचा हमारे पास ए, बी और एफ, जिसमें 2 विद्यार्थी होना है और 1 अभियंता होना है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि एफ विद्यार्थी नहीं है और 2 विद्यार्थी है, तो यानी विद्यार्थी कौन होंगे, ए और बी, ये दोनों के दोनों विद्यार्थी हो जाएंगे। और वो विद्यार्थी नहीं है एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा अभियंता, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होइएगा कि कथन 1 से हम उत्तर निकालने के स्थिति में आ गए। क्लियर है, कथन 1 से उत्तर निकालने की स्थिति में आ गए। अब कथन 2 पे देखते हैं। यही इतनी बातें हमें शुरू में दी गई थी, ठीक है। कथन 2 में कहा गया है कि सी एक गृहिणी नहीं है। अब हमें पता ही नहीं है कि सी गृहिणी नहीं है, तो अब हमारे पास 4 बच गए, ए, बी, सी और एफ, जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। तो जब स्पष्ट जानकारी नहीं है तो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन से कथन से हम अभियंता की स्थिति का पता लगा पाए, ठीक है। तो यानी दूसरे कथन से उत्तर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। यदि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रही है। नहीं आ रही है समझ में तो ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि फिर मैं अगले वीडियो में उसे समझाने का प्रयत्न करूं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या है कि यही है इतना कथन, कुछ अच्छा खर्चीला है, ठीक है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी इस तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए, यदि आप लोगों को याद होगा सिलोगिज्म जो पढ़े थे वो, यदि अभी भी नहीं याद है तो सिलोगिज्म के वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख ले, ठीक है। तो कुछ अच्छा खर्चीला है, ये आई टाइप का है, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगा, अब यहाँ आते हैं कंक्लूजन पे। कथन 1 है कुछ अच्छा पर्चा है, ठीक है। तो कुछ अच्छा पर्चा है, फिर आई टाइप का हो गया। इससे जो उत्तर आ सकता है, क्या आ सकता है, कुछ पर्चा अच्छा है, ठीक है। तो इससे तो कुछ भी इस जानकारी से तो कुछ भी पुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है इस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अकेले गलत हो गया। सभी पर्चे खर्चीले हैं, तो इसका कन्वर्जन भी क्या होगा, आई टाइप का। आई टाइप का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कुछ खर्चीले पर्चे हैं, कुछ खर्चीले पर्चे हैं। तो इससे भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये आई टाइप है, दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप है, तो हमें याद है कि आई टाइप और ए टाइप के स्टेटमेंट से कंक्लूजन आई टाइप आता है। इसमें करना क्या था कि पहला स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो तो उसे काट देते थे और बाकी को ले लेते थे आई टाइप में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ अच्छा खर्चीला है, आ गया। यही तो हमें पुष्ट करना था, यही तो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी यहाँ पे क्या निकला कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक सिलोगिज्म नहीं सीखा है वो जाकर सिलोगिज्म का वीडियो देख ले, तब उसके बाद आप इस प्रश्न पे आए और आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
सभी बाघ अलमीरे है, सभी बाघ अलमीरे है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त है? ठीक है, कुछ बाघ जहाजे है, ये आई टाइप का हो गया। दूसरा क्या है? कुछ जहाज अलमीरे है, ये भी आई टाइप का हो गया। ये स्टेटमेंट ए टाइप का है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमें कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। मतलब कि कथन 1 और 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, ये पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि आई प्लस आई टाइप से नो रिजल्ट आता है, कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो जब रिजल्ट कोई नहीं आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो भी हमारे विकल्प में ऐसा आंसर होगा हम उस आंसर को ही सही मानेंगे। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी। सोहन को विज्ञान तथा इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए? अब देखिए, सोहन को भूगोल में 45 अंक प्राप्त हुआ, जो इतिहास के अंक से 25 कम है। ठीक है, तो इतिहास में कितना अंक प्राप्त हुआ यहाँ से पता चल गया। इतिहास का अंक 70 होगा, 45 प्लस 25, 25 कम है तो 25 जोड़ दीजिए भूगोल के अंक में, तो ये 70 हो गया। यानी कथन 1 से हमें इतिहास के अंक के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा कथन। सोहन को इतिहास में प्राप्त अंक विज्ञान से 10 अधिक है, यानी विज्ञान में उसे कितना अंक प्राप्त हो गया है? 70 माइनस 10, 60 अंक। ठीक है, प्रश्न आपका यही तो पूछ रहा है कि सोहन को विज्ञान तथा इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये क्लियर हो गया यहाँ से? यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है और एग्ज़ाम में आपके प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रोहन ने ब्याज पर 3 वर्ष के लिए एक महाजन से 5,000 रुपया उधार लिया। उसे कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा? ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो जब दर हमें पता चल गया तो 5,000 का दर पता है 10% के हिसाब से, तो वो 3 वर्षों के लिए हम आराम से निकाल लेंगे। तो यानी कथन 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ब्याज मूलधन से कम है। अब ब्याज मूलधन से कम है, इस बात से कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमें ब्याज का दर निकालने के लिए, हमें ब्याज कितना होगा ये निकालने के लिए ब्याज का दर पता होना चाहिए। ठीक है, जो कथन 1 में दिया गया है। कथन 2 में इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या होगा कि कथन 1 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न पे आने से पहले अगले स्लाइड पे आइए। देखिए क्वेश्चन कैसा होगा ये देख लेते हैं और पहले इसी सवाल को बना लेते हैं। क्वेश्चन है श्याम दास को नौकरी से क्यों निकाला गया? इसके बाद आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 5। अब आपको उत्तर देना है और उत्तर के लिए जो विकल्प बनाया जाएगा वो केवल 1 और 2, केवल 1 2 3 4 इस तरह से विकल्प बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यूपीएससी का फेवरेट पूछने का तरीका है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कथन रहे, 2 कथन से बढ़ाकर यहाँ 5 कथन कर दिया गया। इस प्रकार के भी हो सकते हैं सवाल। अब श्यामलाल को नौकरी से क्यों निकाला गया, इस पे देखते हैं। वह समय से काम पर नहीं आता था। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति समय से काम पर न आए तो उसे नौकरी से निकाला जा सकता है, तो ये तो सही लग रहा है हमें। दूसरा क्या है, वह मजदूर संघ के काम में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति मजदूर संघ के काम में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है, यानी वह अपने कंपनी के प्रति वफादार है। तो जब कोई भी व्यक्ति कंपनी के प्रति वफादार होगा तो उसे क्यों निकाला जाएगा? इस प्रकार ये वीक स्टेटमेंट हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखिए, उसने कंपनी का सामान चुराया था। अब ऐसी कोई बात होगी तो बिल्कुल उसे निकाला जा सकता है, तो ये सही हो गया। उसने कंपनी के मालिक को पत्थर से मारा था। यदि कंपनी के मालिक को पत्थर से मारिएगा तो कंपनी तो आपको लात मार कर निकाल देगी, ठीक है, सीधे नहीं निकालेगी, लात मार कर निकाल देगी, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह कंपनी के उत्पादन को बढ़ाना चाहता था। अब कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी के उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा तो उसे क्यों काम से निकाला जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इससे कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? 1, 3 और 4, 1, 3, 4 के साथ ये तीसरा आंसर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही पिछले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं बनाया गया है, तो ऑप्शन कैसे बन सकते हैं ये जानने के लिए पहले मैंने आगे वाले प्रश्न को ले लिया। मोहन को गणित एवं अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? अब देखिए, राम को गणित में 60 अंक मिले हैं। इस बात से अभी तक हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, शहबाज को अंग्रेजी में 55 अंक मिले। अगला, सोहन को अंग्रेजी में 35 अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 35 + 10। उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक चाहिए, ठीक है। मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले। उत्तीर्णांक कितना है? 45 है। ये हमें तीसरा स्टेटमेंट से पता चला है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि मोहन को उत्तीर्णांक यानी 45 से 10 अंक ज़्यादा यानी कि 55 अंक मिल गए। 45 + 10, तो तीसरा और चौथा को मिला दिया जाए तो अंग्रेजी का अंक तो पता चल गया। अब देखिए 5वें स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राम को गणित में जो अंक प्राप्त हुआ वह मोहन के गणित के प्राप्तांक का 75% है। अब राम को गणित में अंक प्राप्त हुआ है, ये स्टेटमेंट 1 है, 60 अंक, ठीक है। तो ये मोहन को जितना प्राप्त हुआ उसका 75% है। तो मोहन को जो प्राप्त हुआ उसको आप x मान लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि x का 75% बराबर 60 कर दीजिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि मोहन को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रतिशत में सीखेंगे कैसे निकालना है उसे। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है कि स्टेटमेंट 3 और 4 से अंग्रेजी का अंक पता चल रहा है, जबकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 से गणित का अंक पता चल रहा है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा, बनाया जाएगा विकल्प, उसमें जहाँ भी 1, 3, 4 व 5 दिया रहेगा वो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा सफिशिएंसी के बारे में कुछ बातें हो गई, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी से संबंधित हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सीसेट के लिए, यूपीएससी सीसेट में रीजनिंग के पोर्शन के जितने भी सवाल हैं, जितने भी टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब आप लोगों को इसे बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप आराम से सवाल को वहाँ पे बना सकें। अगले वीडियो में जब हम लोग पर आएंगे तो हम लोग मैथ्स में भी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। मैथ्स के और जो भी बचे हुए टॉपिक है उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके सवालों को कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो, और यदि चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो में बताई गई चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।